डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम बच्चे आप लोगों से बलवन के विषय में बात करेंगे। बलवन कौन था, उसने किस तरह के कार्य किए, उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी, उसकी शासन प्रबंधन कैसी थी, या यह कर लीजिए कि बलवन की उपलब्धियों का वर्णन करें। इन सारी बातों पर आप लोगों से हम चर्चा करेंगे। बलवन के विषय में, बलवन इलबरी कबीले का तुर्क था। क्या था? बलवन इलबरी कबीले का तुर्क था। युवावस्था में उसे मुसलमानों ने पकड़ लिया था। जब वह युवावस्था में था तो उसको मुसलमानों ने पकड़ लिया और उसको पकड़ने के बाद उसको बगदाद ले गए। बसरा के ख्वाजा जलालुद्दीन ने उसको शिक्षित करके, पढ़ा लिखा के, कहाँ के? बसरा के ख्वाजा, उसकी परवरिश की, उसको पढ़ाया, उसको लिखाया। उसके पश्चात 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश के हाथ बेच दिया था। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सरकार ने खास सरदार बना लिया था। धीरे धीरे वह 40 गुलामों का सरदार बन गया। किंतु कुतुबुद्दीन के काल में सुल्तान के नाराज होने के कारण उसको कारागार में भेज दिया गया, जेल में डाल दिया गया। बहराम शाह के शासन काल में उसे रेवड़ी तथा झांसी की जागीरें मिली और उसी के बदले वह नसरुद्दीन का नायक बना दिया गया। इसके शासन काल में उसने काफी उन्नति की, प्रगति की। 1249 ईस्वी में सुल्तान ने बलवन की कन्या से विवाह किया। कब? 1249 ईस्वी में वहां का जो सुल्तान था वो बलवन की बेटी से विवाह कर लिया। बलवन को उल्गा खां की उपाधि प्रदान की गई। उसके उत्कर्ष को देखकर दरबारों के अमीरों ने उसके विरुद्ध सुल्तान का कान भरना शुरू किया। उसकी कार्यकुशलता, उसकी प्रतिभा को देखकर वहां जितने लोग थे वो सुल्तान के कानों में उसके प्रति जहर घोलने का काम प्रारंभ किया। फलतः सुल्तान ने उसको राजधानी से बाहर कर दिया और झांसी के जागीर में भेज दिया। परंतु राज्य कार्य बिगड़ने से 1254 ईस्वी में उसे पुनः वापस सुल्तान बुला लिया। सुल्तान नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1266 ईस्वी में बलवन सुल्तान बन गए। कब? 1266 ईस्वी में। गद्दी पर बैठते ही उसने अपने अनेक कठिनाइयां आई, जिससे उसने बड़ी ही दृढ़ता और सरलता के साथ सामना किया। बलवन प्रथम दास सम्राट था। दास होते हुए भी प्रथम वो सम्राट बना जिससे दिल्ली सल्तनत को एक अस्थायी शासक का स्वरूप प्रदान करने हेतु कुछ राजस्व सिद्धांत निश्चित किया, जिनमें निम्न सिद्धांत थे। उस पर हम राजस्व के सिद्धांत, उसके राजस्व के सिद्धांत क्या? राजा या सम्राट ईश्वर का प्रतिनिधि है, ऐसा उसने बताने का प्रयास किया। बलवन का विचार था कि उच्च घराने के लोगों को ही उच्च पदों पर कार्य करने हेतु ईश्वर द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है। सम्राट सदैव ही ईश्वर की प्रतिनिधि है। इस प्रकार बलवन सुल्तान के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था और सुल्तान के विरुद्ध आंदोलन या विद्रोह करने वालों को पापी समझता था। सत्ता की निरंकुशता, बलवन राज में सर्वोच्च सत्ता को सुल्तान में निहित समझता था और निरंकुश शासन को ही वह सफल शासन तथा निरंकुश राजतंत्र को सर्वोत्तम सरकार मानता था। राजपद या का सम्मान जो था वो बलवन के अनुसार राजा या सम्राट को अपने पद या सम्मान बनाए रखना चाहिए। इस उद्देश्य से सुल्तान को दरबार का वातावरण पूर्ण शांत था, प्रभावशाली बनाए रखना चाहिए। इसलिए बलवन ने अपने दरबार को इसी ढंग से सजाया था। उसने दरबार में कोई हंस भी नहीं सकता था
उसके दरबार में कोई अपनी खुशियां मना नहीं सकता था, खुशियों को व्यक्त नहीं कर सकता था, हंस नहीं सकता था। ऐसा ही बंधन था। निम्न वर्ग के लोगों को भेंट को स्वीकार नहीं करता था। निम्न वर्ग द्वारा दिया गया भेंट वो स्वीकार नहीं करता था। बलवान सम्राट की कर्तव्य प्राणता का विशेष बल देता था। उसके अनुसार सम्राट को भी कभी आलसी नहीं होना चाहिए। उसके प्रजा के हित का चिंतन सदैव ही करना चाहिए। प्रजा के दुख को सुनने में, उसका निवारण करने में उसे हर समय तैयार रहना चाहिए। क्रूरता की नीति बलवान रक्त तथा लोहे की नीति का समर्थक था। उसका कहना था कि अमीरों, विद्रोहियों तथा प्रांतपतियों को दमन इस क्रूरता के साथ किया जाना चाहिए कि दर्शक भी भयभीत हो जाए। उसको ऐसी दंड देना चाहिए कि आम लोग उससे भयभीत हो जाए, उससे भय खाए। बलवान ने सदैव इस नीति का समर्थन किया। बलवान के शब्दों में सम्राट ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः उसके पद का सम्मान ईश्वर की प्रतिष्ठा के अनुकूल होनी चाहिए। सम्राट पद के सम्मान हेतु बलवान ने निम्नलिखित काम किए। तुर्की अमीर अपनी मनमानी करते थे। उनके प्रभाव के कारण सुल्तान का भय जाता रहा। प्रसिद्ध इतिहासकार बनी के अनुसार सरकार का भय, जो अनुशासन का आधार है और राज के यश और स्रोत है, लोगों के हृदय से जाता रहा था और देश की दुर्दशा का शिकार था। बलवान ने इन अमीरों का दमन किया और राज्य शक्ति का आतंक जमाकर सुल्तान के पद के सम्मान की रक्षा की। बलवान ने सुल्तान की व्याख्या की थी। उसने अपने पुत्र बुगर खां से कहा था कि राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का भंडार होता है। राजा का जो हृदय है ईश्वरीय रूप का भंडार है। इस दृष्टि से कोई भी मनुष्य उसकी समानता नहीं कर सकता। राजा के सम्मान की रक्षा हेतु बलवान ने लोगों को बतलाया कि प्रजा से आज्ञा पालन करवाने तथा राज्य को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि सुल्तान पूर्ण रूप से निरंकुश हो। सुल्तान ने अपने व्यक्तित्व का प्रभाव जमाने के लिए एकांत निवास करना अच्छा मानता था। लोगों से मिलना जुलना वो अपने आप को अच्छा नहीं मानता था। लोगों से दूरी और एकांतवास को वह अधिक महत्व देता था। ऐसी स्थिति आ गई, वह साधारण व्यक्ति से कभी भी बातचीत नहीं करता था। उसके एक विशेष प्रकार की गंभीरता धारण कर ली थी। हमेशा गंभीर रहने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ गई। बलवान ने राज दरबार में ईरानी ढंग का सजाया गया था। बलवान का जो राज दरबार था वो ईरानी रूपरेखा से उसकी साजो सज्जा तैयार की गई थी। उसके मदपान तथा आमोद प्रमोद की सभी वस्तुएं का प्रत्याग कर दिया था। बलवान ने मध्य एशिया को सुलजुक तथा ख्वारिज्म सुल्तान के ढंग का शिष्टाचार प्रचलित किया। सुल्तान ने तगड़े तथा भयानक लोगों को अपना अंगरक्षक नियुक्त किया था। हृष्ट पुष्ट बलवान तेज तरार लोगों को अपने अंगरक्षक के रूप में उसने नियुक्त किया था। वे लोग नंगे तलवार को लेकर सदैव उसके आसपास खड़े रहते थे। दरबार में कुछ ऐसे नियम थे कि सुल्तान का अभिनंदन करने हेतु उससे सिजदा पैलेस का नियम जारी किया था। दरबारी वैभव की तड़क भड़क बढ़ाने के लिए उसके प्रतिवर्ष ईरानी त्योहार नेवराज मनाना आरंभ किया। दरबारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए मद्यपान निषेध किया गया। जो दरबार में रहते थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, उनको मद्यपान का निषेध किया गया था। दरबारियों के लिए एक पोशाक निश्चित की गई थी, एक ड्रेस कोड बनाया गया था। उस ड्रेस में ही दरबारियों को रहना है, उसके लिए अनुशासन संहिता भी बनाई गई थी, जिसके नियमों के विचलित होने पर आज्ञा नहीं थी। बलवान स्वयं उच्च आदर्शों का पालन करता था। वह सामान्य लोगों तथा निम्न स्तर के अमीरों को मिलना तथा उसे भेंट स्वीकार करना नहीं चाहता था। वह अत्यंत ही शांत और धैर्यवान था। अपने पुत्र मोहम्मद की मृत्यु का समाचार उसने दरबार में सुना, किंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। अपने बेटे की मृत्यु की सूचना पाकर भी वो थोड़ा भी घबराया नहीं, थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। शांति पूर्वक दिन भर अपना कार्य करता रहा।
इस प्रकार कठोर नियमों का पालन करके बलबन ने सुल्तान के पद को पुनः प्रतिष्ठित किया। बलबन ने कुशल शासन के रूप में दिल्ली की सल्तनत के विकास में पूर्ण सहयोग दिया। इस क्षेत्र में उसने बहुत सारे कार्य किए, उसमें कुछ निम्नलिखित है। बलबन ने पूर्व जितने के दास वंश के सुल्तान हुए तथा उसने प्रतिवर्ष विद्रोह, लूटपाट और डकैती होती रही। बलबन ने इन सब का क्रूरता से दमन किया, आंतरिक शांति की व्यवस्था स्थापित की। उसने राजधानी को सुरक्षा हेतु सैनिक चौकियां बनवाई और राजधानी को चारों तरफ से सुरक्षित किया। एक दृढ़ अफगान सेना द्वारा दोआब के डाकुओं के अड्डों को तोड़ दिया और उसकी क्रूरता का दमन किया। सैकड़ों लोगों को डाकुओं के भय से मुक्त कर दिया, डाकुओं के भय को समाप्त कर दिया। आंतरिक विद्रोहियों का दमन करने हेतु उसने रक्त एवं लौह की नीति अनुसरण किया था। कटेहर में हिंदुओं की क्रूरता को दमन किया गया। विद्वानों के अनुसार विद्रोहियों की रक्त की धारा बह चली थी। प्रत्येक गांव तथा जंगल के पास शवों के ढेर दिखाई दिए थे। इन सारे नियमों को पालन करने के लिए उसने बहुतों को मार दिया था और वहां जंगल के आसपास लाशों का ढेर लग गया था। मृतकों के शरीर से बाद में दुर्गंध आने लगी और ये दुर्गंध गंगा की तट तक पहुंच गया। बलबन स्वेच्छाचारी शासक था, वहीं सभी अधिकारियों का स्रोत था। न्याय का वह स्वयं सर्वोच्च अधिकारी शासक था। सभी शक्तियां केंद्र में ही निहित थी, सभी शक्तियां उसी के अंदर निहित थी। अतएव प्रजा को समुचित न्याय मिलता था। वो अपने निकट संबंधियों को भी दंड देने में कोई संकोच नहीं करता था। न्याय प्रिय व्यक्ति था। अपने सगे से सगे लोगों को भी वो कठोर से कठोर दंड दिया करता था। सैनिक संगठन उसकी बहुत अच्छी थी। बलबन की एक प्रमुख समस्या थी मंगोलों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करना। इसी के साथ आंतरिक विद्रोहियों का भी उसका दमन करना था। बाहरी शक्तियों से तो लड़ना ही था, आंतरिक गृह युद्ध, जो गृह लोग थे, आंतरिक लोगों से भी लड़ना उसका एक बहुत बड़ा काम था। इन दोनों समस्याओं का सामना करने के लिए बलबन को विशाल सेना का संगठन करना पड़ा था। बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत ही सुसंगठित सेना का संगठन खड़ा किया। उसने योग्य पदाधिकारियों नियंत्रण से सेना को रख दिया। सैनिकों के पदाधिकारियों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। पहले कुछ लोगों को जमीन जायदाद दिया जाता था, परंतु सैनिकों को उसने नगद मुद्रा वेतन के रूप में देने का प्रावधान किया। घोड़ों के दाग लगवाने की प्रथा उसने प्रारंभ की और सैनिकों का वेतन भी काफी हद तक बढ़ाया। सीमांत प्रदेशों की छावनियों की स्थापना की और नए दुर्गों का निर्माण कराया था। पुराने दुर्गों को मरम्मत कराया। नए दुर्गों का तो निर्माण उसने कराया ही, और पुराने जो भवन थे उन सारों का उसने जीर्णोद्धार कराया। उसके गुप्तचर विभाग बहुत ही अच्छे थे। सभी प्रकार के अत्याचारों और अपराधों की सूचना पाने हेतु बलबन ने एक गुप्तचर विभाग बना दिया था, जो राज्य में जाकर उन सारी बातों से अवगत होकर आकर इसे बताए। सभी को योग्यता अनुसार पद मिलता था। जिसकी शिक्षा दीक्षा जैसी होती थी उसी अनुसार उसको पद मिलता था। किसी तरह के उसमें भेदभाव नहीं की जाती थी। नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बलबन ने मदिरापान निषेध किया। कवियों तथा करकालों को उसने प्रश्रय दिया, आश्रय दिया। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि बलबन भारत में मुस्लिम तुर्क साम्राज्य का रक्षक था। धर्म निरपेक्ष राज का वह पहला संस्थापक था। उसके राज पद का गौरव बढ़ाया और सल्तनत को दृढ़ किया और यह सिद्ध किया कि वह वास्तव में दास वंशीय संप्रदाय का संस्थापक है। इसे लगता है कि दास संप्रदाय का वंशीय साम्राज्य की स्थापना बलबन के द्वारा की गई। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।